और मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर BN वर्मा जी को, सृजन आई हॉस्पिटल से हैं, मंच पर आएं। विजय पांडे जी को बुलाना चाहूँगी, चेयरमैन सिटी हॉस्पिटल से हैं। विजय पांडे जी आप भी मंच पर आएं। और डायरेक्टर KMC मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर देव को मैं बुलाना चाहूँगी, प्लीज़ मंच पर आएं। अब हम स्वास्थ्य क्षेत्र के विषय में ज़रा बातचीत करेंगे। ये डॉक्टर देव जी जो KMC मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए हैं। और चलिए अब स्वास्थ्य क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने शिक्षा क्षेत्र की बात करी, बिजनेस की बात करी। अब स्वास्थ्य में महाराजगंज में क्या स्थिति है, इसके बारे में ज़रा चर्चा करेंगे और आगे बढ़ाते हैं। अब इस जर्नी के बारे में बात करते हैं। JP जी। तो देखिए, लगातार हमारी चर्चा चल रही है और महाराजगंज के वो सफल लोग हैं जिनकी कहानी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं, यानी अपना मुकाम बनाते हैं। तो सफल लोगों की कहानी जब समाज में जाती है तो वो प्रेरणा का स्रोत बनती है। और उनके मुद्दे क्या होते हैं, और वाकई में ये वो लोग हैं। हर सेक्टर की बात करें, बिजनेसमैनों से बात करी हमने, आपने देखा। अब हमारे साथ हेल्थ के सेक्टर के लोग जुड़ गए। सर, कॉम्पिटिशन तो नहीं है तीनों में, कहीं यहाँ कोई विवाद हो जाए? क्योंकि ये होता है कि मेरा अस्पताल ज़्यादा चले, उसका अस्पताल थोड़ा कम हो जाए, ऐसा तो नहीं है। चलिए, डॉक्टर BN वर्मा है, सर्जन है आई हॉस्पिटल के, बहुत बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ डॉक्टर विजय पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है सिटी अस्पताल के। और डॉक्टर देव डायरेक्टर हैं KMC मेडिकल कॉलेज के, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर BN वर्मा साहब, आपका पहले तो आपसे आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? क्या डॉक्टर ही बनना था या जबरन कह दिया नहीं मम्मी पापा ने MBBS करो और डॉक्टर बनो? मैं सबसे पहले जी मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मुझे इस जगह आने का मौका मिला। चिकित्सा क्षेत्र में आने का सबसे बड़ा जो हमारे परिवार में हमारे पिताजी थे, उनकी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, और मेरी भी इस क्षेत्र में तो बहुत लगाव था। परिवार के कोई सदस्य भी डॉक्टर रहे? नहीं सर, मैं पहला सदस्य हूं अपने परिवार में जो मैं चिकित्सक हूं। मेरे पिताजी प्रशासनिक सेवा में थे और मेरे भाई भी उसी क्षेत्र में BDO हैं। तो मैं पहला अपने परिवार का सदस्य हूँ जो चिकित्सक हूँ जी। क्योंकि आप सर्जन है आई हॉस्पिटल के, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? मैं ये शुरू से महसूस किया मैंने कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो दूरस्थ एरियाज हैं, गांव के दूरस्थ के एरियाज हैं, वहाँ पे इसका बहुत बड़ा गैप है और इसमें आना चाहिए और लोगों को इसमें जो स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें हैं उसमें उनकी मदद करनी चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ कि नेत्र चिकित्सा में मैं क्यों आया। नेत्र चिकित्सा में आने का सबसे मुझे ये महसूस हुआ कि जिन लोगों के आँख की रोशनी नहीं होती है उनका जीवन पूरा कह लीजिए प्रभावित होता है। और ये मुझे और तरीके से अच्छी तरीके से महसूस हुआ जब सन 2000 में मेरी माताजी को अचानक आंखों से कम दिखने लगा और मैं उस समय MBBS कर रहा था कानपुर मेडिकल कॉलेज में। मैंने फिर वहाँ पे उनका ऑपरेशन कराया और उनकी आंखों से पुनः जब दिखने लगा तो जो उनकी आंखों में मैंने खुशी देखा, उससे मुझे इस नेत्र चिकित्सा में आने का जो मेरा जो लगाव हुआ वो अभी भी निरंतर जारी है। और आज भी मैं जब सर्जरी करता हूं तो मुझे किसी की जब सर्जरी के बाद जो खुशियां होती हैं उसको मैं जब देखता हूं कि जिसको नहीं दिख रहा था वो अपने लोगों को जब देखता है उसके आंखों से जब खुशी के आंसू झलकते हैं, वो मेरे लिए बहुत आनंददायक। एक जोरदार तालियां। देखिए, बहुत क्योंकि यही तो कहानियां होती हैं जो आपको कहीं ना कहीं प्रेरणा देती है और आप उस मंजिल को पाते हैं। बिल्कुल। विजय पांडे जी, सिटी हॉस्पिटल से आप हैं। अब महाराजगंज में अगर सिटी हॉस्पिटल की बात करें, यहाँ जनता क्या यहाँ पर आती है, किस तरह का ये हॉस्पिटल है? और क्योंकि छोटे ज़िले से लोग आसपास के ज़िलों में ज़्यादा जाते हैं, प्रेफर करते हैं, तो यहाँ पर क्या खासियत है, कितनी सुविधा मिल पा रही है इस हॉस्पिटल के ज़रिए? मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ यह मंच प्रदान करने के लिए कि हम लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। महाराजगंज हर क्षेत्र में एक समय में पिछड़ा हुआ करता था, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा था। उसके बहुत सारे कारण थे, वो बात लंबी हो जाएगी। हम लोगों ने महाराजगंज में, जैसे डॉक्टर साहब लोगों ने जब महाराजगंज की तरफ आना शुरू किया,
कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बदले, कुछ लोगों की सोच बदली, कुछ लोग रूरल क्षेत्र में काम किए, तो ये देखा गया कि इमरजेंसी और क्रिटिकल क्षेत्र में महाराजगंज में कोई व्यवस्था, प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। अक्सर मरीजों को गोरखपुर या बड़े जगहों पे जाना पड़ता था। इमरजेंसी में उनके पास उस समय जाने का उतना समय नहीं होता है, पैसा नहीं होता है, या उनके संसाधन नहीं होते हैं कि इमरजेंसी की दशा में हर मरीज का एक गोल्डन पीरियड माना जाता है। उस गोल्डन पीरियड में अगर उसको इलाज मिल जाता है तो उसको उसके ठीक होने की संभावना ज़्यादा रहती है, लेकिन इस सुविधा का अभाव था। धीरे धीरे करके आज के डेट में हम लोग ये देख रहे हैं कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है तो डॉक्टर साहब जैसे लोग यहाँ आए हैं, मेडिकल कॉलेज भी यहाँ खुला है, हम लोग भी क्रिटिकल केयर में काम कर रहे हैं, तो इससे काफ़ी मरीजों को तत्काल जो राहत मिल रहा है उसका लाभ यहाँ की जनता को मिल रहा है। कम पैसे में, अच्छे संसाधन के साथ, अत्याधुनिक डॉक्टरों के साथ, अत्याधुनिक मशीनों के साथ, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के साथ हम लोग महाराजगंज में उस व्यवस्था को उपलब्ध करा रहे हैं। शांतनु, हमारे साथ डॉक्टर देव जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर देव, केएमसी मेडिकल कॉलेज के बारे में, तो आप भी डॉक्टर की, ये आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? जैसे सर ने बताया कि उनके तो खुद वो डॉक्टर परिवार में तो नहीं था बैकग्राउंड, और फिर केएमसी मेडिकल कॉलेज के बारे में भी कुछ बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बताना चाहूँगा कि जो केएमसी मेडिकल कॉलेज है, ये माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं राज्य सरकार के सहयोग से PPP मोड पे मेडिकल कॉलेज संचालित कर रहा है। और हमारे केएमसी मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन आदरणीय श्री विनय कुमार श्रीवास्तव जी हैं, जिन्होंने यहाँ 2017 में चिकित्सा का नींव रखा था केएमसी डिजिटल हॉस्पिटल के नाम से। और मैं वो भी एक जर्नी बताना चाहूँगा सर का, कि सर यहाँ पे 1995 से कार्यरत थे महाराजगंज जनपद में, और वो अक्सर जो है कि क्षेत्रों में जाया करते थे। तो एक बार जो अभी सोहगी बरवा की बात की जा रही थी, तो उसी क्षेत्र में गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो एक ठेलिया होती है जिसको साइकिल नहीं, मतलब कंधे पे लेके लोग जाते हैं, उस पर एक प्रसूता महिला को ले जाया जा रहा था, और वो निचलौल लेके आना था, लेकिन वो दूरी इतनी अधिक थी कि उसको सामान्य प्रसव कराना या सुरक्षित प्रसव कराना असंभव था। वो उनकी बात कचोट गई। इसके साथ एक चीज़ और था कि हमारे जो चेयरमैन सर हैं, उनके पिताजी स्टेशन मास्टर हुआ करते थे, और उनका जो है कि डेथ स्टेशन पे ही हुआ था। तो वो चीज़ें उनको झकझोर दी। यहाँ को उस दृश्य के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि हम जो है कि जनपद महाराजगंज में एक बड़ा अस्पताल पूरी तरह से ब्रॉड और सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के साथ जो है कि शुरू करेंगे। तो उन्होंने 2017 में इस अस्पताल का 300 बेड के साथ शुरू किया। इसके बाद जो है कि सरकार की योजनाएं आती रहीं, और उसके साथ सरकार के साथ मिलके 200 MBBS छात्र का मेडिकल कॉलेज आज की डेट में संचालित डॉक्टर देव, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जी, तो क्या महाराजगंज के लोगों को अब आपको जरूर लगता है कि अब गोरखपुर पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं सर, मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं नहीं होती हैं, और आपने कहा कि हम सरकार के साथ चल आ रहे हैं जी। तो मैं बताना चाहूँगा सर कि इसमें हम लोगों ने शुरुआत में ब्रॉड स्पेशलिटी थी, और अब जो है कि हम सुपर स्पेशलिटी के साथ है, जिसमें हमारे पास कैथ लैब है, जिसमें कि जो कार्डियक पेशेंट यहाँ से 1.5 घंटा में गोरखपुर जाता है, जबकि जाने में ही उसको कार्डियक अरेस्ट हो जाता था। लेकिन अब हमारे यहाँ कैथ लैब होने के कारण, DM कार्डियो के डॉक्टर 24/7 अवेलेबल होने के कारण उनको हम तत्काल ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं और उनकी जान बचा पा रहे हैं। इसी तरह न्यूरो सर्जरी विभाग, यूरो सर्जरी विभाग, इस तरह से तमाम कैंसर विभाग तक हम लोग संचालित कर रहे हैं, जिससे कि जो है कि यहाँ की जनता के साथ साथ अन्य जनपदों के जैसे कुशीनगर है, सिद्धार्थनगर है, इवन जो है कि नेपाल के भी पेशेंट यहाँ पे आके सुविधा का लाभ ले रहे हैं। ये अच्छी बात है। डॉक्टर BN वर्मा जी, मेरा सवाल ये कि ये वैसे तो सभी डॉक्टर्स की अपनी एक खासियत होती है, लेकिन जब डॉक्टर्स की बात आती है तो कहा जाता है कि अगर जैसा कि आपने बोला आँखों का, तो उन डॉक्टर के पास जाएं, तो आपके पास भी इसी विश्वास के साथ आते हैं, और आँख ऐसी चीज़ जिसके लिए बहुत विश्वास पहले ज़रूरी है, उसके बाद फिर आगे का ट्रीटमेंट ज़रूरी है। ऐसे कोई और आप बताइए, अपने कोई मोमेंट शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि आपने अब माता जी का तो जिक्र किया, क्योंकि आपने कई लोगों की आंखों की रोशनी लौटाई है। एक और मैं उसमें सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि एक दौर था, पहले था कि 50+ लोग हो सकता है कि आपके पास मरीज आते होंगे, लेकिन अब आपको लग रहा है कि ज़्यादातर छोटे बच्चे आ रहे हैं और मोबाइल की वजह से ऐसा हो रहा है? जी। अब ये तो
ये सच है कि जो मोतियाबिंद जैसा ऑपरेशन है वो एक उम्र के बाद ही होता है, लेकिन अब आजकल का सिनेरियो ये है कि अब किसी भी उम्र में हो सकता है। वो बच्चों को भी मोतियाबिंद हो रहा है और तमाम ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से भी यंग लोगों को भी हो रहा है, जैसे किसी को आंख में चोट लग जाए या फिर बहुत ज़्यादा दवाओं का सेवन किया हो तो उनको भी मोतियाबिंद जैसी बीमारी हो जाती है, जिसको हम आसानी से कुछ ही चंद मिनटों में ही सफल सर्जरी करके उनको जीवन में प्रकाश फिर से पुनः वापस करने का प्रयास करते हैं और उसमें सफलता भी मिलती है। महाराजगंज जनपद में जब मैं 2018 में आया तो यहाँ पे कोई नेत्र सर्जन नहीं था। मैं पहला मतलब नेत्र सर्जन यहाँ पे उस समय था, पर उससे पहले लोग थे जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे, लेकिन प्राइवेट में कोई नहीं था। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो कोई गवर्नमेंट में भी नहीं था। पिछले 4 साल से यहाँ गवर्नमेंट का भी अस्पताल नेत्र सर्जन विहीन था। तो मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेत्र चिकित्सक की ज़रूरत है। मैंने ये नहीं सोचा था कि भाई महाराजगंज में मैं अपना अस्पताल खोलूँगा। मैं गोरखपुर के बारे में सोचता था कि मैं गोरखपुर में अस्पताल बनाऊँगा, लेकिन जब मैं यहाँ आया और यहाँ से लोग मुझसे जुड़ते गए और आज मैं पूरे महाराजगंज जनपद में और आसपास के ज़िलों को मिला के मैं पूरे मंडल में तो सेकंड नंबर पे मेरा स्थान रहता है। मैं सर्जरी करने में मैं लगभग 10 से 12 हज़ार सर्जरी कर चुका हूँ अभी 2-3-4 सालों में। और उसमें जो है बहुत हमको प्रेरणा भी मिलती है ऐसे लोगों से जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जो है बुजुर्ग लोगों को आशीर्वाद भी देते हैं। धन्यवाद जी। पांडे जी, अगर सिटी हॉस्पिटल की बात करें तो अभी क्या विजन लेकर चल रहे हैं अपने अस्पताल को? क्या अभी इसी ज़िले में आपने विस्तार या कुछ आगे का प्लान है? और सिटी हॉस्पिटल में क्या क्या आप अभी सुविधाएं दे रहे हैं मरीजों को? कौन कौन सी ट्रीटमेंट जो है जो आपके यहाँ पर मिल जाते हैं, जो लोगों को कहीं जाने में दिक्कत नहीं होती है? फिर देखिए, मैं ये बताऊंगा कि अभी इस ज़िले में बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है। तो हम इस ज़िले को पहले सेचुरेट कर लें, इस ज़िले में उतनी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, फिर आगे के बारे में सोचेंगे। हम सिटी सेंटर हॉस्पिटल में हमारे यहाँ आज के डेट में सबसे ज़्यादा हम लोग पहले दिन से फोकस्ड हैं इमरजेंसी और क्रिटिकल मरीज के लिए, जिनको तत्काल तमाम जगह से वो रिफ़र आते हैं या इस पोजीशन में होते हैं कि वो तत्काल कहीं नहीं जा सकते हैं। तो हम सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं कि उनको बेसिक पहले जितना भी मैनेजमेंट हो करके उनको सेटल किया जाए। अगर उनका इलाज यहाँ होने लायक है तो यहाँ किया जाए, या कहीं आगे जाने लायक हो तो उनको इस तरह से तैयार किया जाए कि वहाँ पहुँच सकें। तो हमारा सबसे बेसिक फोकस शुरू से पहले दिन से हमारा फोकस क्रिटिकल के मरीजों के लिए रहा है। आज के डेट में हम एडवांस स्टेज पे भी जा रहे हैं। हर तरह की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, यूरो सर्जरी है, न्यूरो सर्जरी है, इवन ऑन्को सर्जरी है। तो ये सब चीज़ें जो बहुत कुछ दिन पहले तक बहुत दूर की बात मानी जाती थी, बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, वह सारी सुविधा आज के डेट में महाराजगंज में अपनी जगह पे बहुत कम पैसे में उपलब्ध है। दूसरी एक बात आपको और बताऊँ, जैसे एक होता है मरीज का इलाज होना, मरीज का इलाज नहीं होता है, एक्चुअल इलाज उसके अटेंडेंट का होता है जो उसके साथ होता है। वह व्यक्ति अगर महाराजगंज से कोई आदमी महाराजगंज में एडमिट है तो उसके घर से उसका खाना आ जाता है, उसका कपड़ा आ जाता है, उसको और भी सारी सुविधाएं मिल जाती है। किसी को 8 दिन रहना पड़ सकता है, किसी को 15 दिन रहना पड़ सकता है। तो अपनी जगह पे उसको इलाज रहने में लोग भी आते हैं, उनसे मिल के चले जाते हैं, संतावना भी दे देते हैं, कुछ मदद भी कर देते हैं, नातेदार रिश्तेदार भी उनसे मिल लेते हैं। तो महाराजगंज में इन सुविधाओं को होने का जो लाभ यहाँ के लोगों को मिल रहा है वो और बढ़ना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं एक सरकार के बारे में कहूँगा कि सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराया है उसके वजह से हम लोग ये काम कर पा रहे हैं। आज के डेट में हमारे यहाँ 22 से 24 घंटा बिजली मिल रही है। चूँकि हम क्रिटिकल में काम कर रहे हैं तो हमको सबसे ज़्यादा पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। जनरेटर से हम हॉस्पिटल नहीं चला सकते। दूसरा ये है कि गोरखपुर से या अन्य जहीं जगहों से डॉक्टरों का जो मूवमेंट है वो सड़कें अच्छी हो जाने से उनका मूवमेंट ईजी हो गया है। तो जो डॉक्टर पहले आने जाने में उनको 4 घंटा लगता था वो 1.5 घंटे में आके चले जाते हैं। बदलाव हुआ है, निश्चित रूप से बदलाव हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बदलाव होने से, शहर के विकास होने से, यहाँ के जो बाहर पहले महाराजगंज कोई आना नहीं चाहता, कोई डॉक्टर नहीं आना चाहता, आज के डेट में सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर महाराजगंज में आने के लिए उत्सुक भी हैं, तत्पर भी हैं। चलिए, मेरा आखिरी सवाल विनय साहब आपसे, क्योंकि चीज़ें शिक्षा के क्षेत्र में बदली हैं, क्योंकि सरकार का फोकस तो है, आप मानते हैं कि शिक्षा के साथ साथ मेडिकल ये सब चीज़ें बदलाव हुआ है? चाहे शिक्षा के हमने लोगों से बात की इससे पहले, आप मेडिकल सेक्टर से जुड़े, तो यहाँ महाराजगंज में वो चीज़ें बदल रही हैं जो बातें चाहे जनप्रतिनिधियों ने कही हो या आप लोग कह रहे हैं? सर, मैं बताना चाहूँगा
कि शिक्षा जो है कि हम चिकित्सा के साथ शिक्षा की बात करते हैं, तो जब जो है कि गांव से लड़कियां शिक्षा के लिए निकलना मुश्किल था, और वो भी प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए, तो हम लोगों ने स्वास्थ्य के साथ जो है कि नर्सिंग कॉलेज का भी शुरुआत किया, पैरामेडिकल कॉलेज का शुरुआत किया, जिससे कि घर घर से लड़कियां निकल के हमारे यहाँ नर्सिंग और पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्रीज ले रहे हैं, और यहाँ तक कि देश विदेश में भी वो निकल के अपना जो है कि कार्य कर रहे हैं, जिससे कि रोजगार तो बढ़ा ही है, साथ ही जो है कि महिलाओं में सशक्तिकरण भी हुआ है। साथ ही सर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में अब तक तो जो है कि मेडिकल कॉलेज और जो है कि नर्सिंग एजुकेशन, पैरामेडिकल एजुकेशन के साथ थे। अब जो है कि ट्रिपल पी मोड पे महाराजगंज विश्वविद्यालय करने जा रहे हैं, जिसमें कि जो है कि 2 तरह के हमारे आदरणीय चेयरमैन सर के कॉन्सेप्ट हैं कि एक तो एग्रीकल्चर पे हम रूट लेवल पे काम करेंगे, दूसरा जो है कि परंपरागत जो हमारी शिक्षा थी उसको हम आधुनिकता तक ले जाएं। तो जैसे जो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग है, जैसे किसान हैं तो किसान को हमारी विश्वविद्यालय के माध्यम से जो चीज़ें हैं, जो उत्पाद वो आज दे रहे हैं, तो उस उत्पाद में वृद्धि करके उनकी स्किल ट्रेनिंग किया जाए। साथ ही जैसे पहले बटुक पढ़ते थे हमारे यहाँ पुराने तक्षशिला और इन विश्वविद्यालयों की बात की जा रही है, तो उस कॉन्सेप्ट पे विश्वविद्यालय होगा जहाँ पे जो है कि वैदिक शिक्षा के साथ जो है कि आधुनिक शिक्षा का मेल होगा, जिसमें कि पीपल के पेड़ के नीचे वो छात्र पढ़ेंगे, धोती कुर्ता पहनेंगे, यज्ञ स्थल होगा, और जो है कि वैदिक गणित के साथ, वैदिक विज्ञान के साथ जो है कि आधुनिक विज्ञान और चिकित्सा का भी जो है कि अध्ययन करेंगे। इस तरह का जो है कि हमारे संस्थान का उद्देश्य है सर। बिल्कुल, तो मुझे लगता है आप भरोसेमंद हैं डायरेक्टर साहब के डॉक्टरों में से, क्योंकि आप डायरेक्टर साहब का बार बार जिक्र कर रहे हैं ना। एक्चुअली सर वो नहीं है, उन्होंने बोला होगा कि टीवी पे मेरे बारे में बात करनी और किसी के बारे में नहीं, ऐसा नहीं है सर। लेकिन यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो जानते हैं कि अगर महाराजगंज में अगर विकास पुरुष की बात की जाए तो सक्सेना जी थे, सक्सेना जी के बाद विनय कुमार श्रीवास्तव जी का नाम आता है, वो रियल हीरो हैं इस महाराजगंज के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो हेल्थ सेक्टर के लोगों से बात कर रहे थे, उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।